गुड मॉर्निंग एवरीवन दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप पॉइंटर्स में। टुडे इज 28 ऑफ सितंबर और आज हम लोग प्रेप पॉइंटर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। छोटे छोटे से टॉपिक हैं तो ज़्यादा समय नहीं लगने वाला है। पहले हम लोग एक सांगियांग ग्यात्सो पीक अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है, इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि चाइना को लेकर थोड़ा सा इसमें डिस्प्यूट है। उसके अलावा कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं, कहाँ से बिलोंग करती हैं, क्यों न्यूज़ में है, थोड़ा सा देखने वाले हैं। जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या होता है, तो इसमें सेस क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, जीएसटी क्या होता है, न्यूज़ में क्यों है, इसके बारे में थोड़ा बात करने वाले हैं। सेंट्रल सिल्क बोर्ड एक के बारे में थोड़ा बात करेंगे। एशिया पावर इंडेक्स, तो बेसिकली ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक काइंड ऑफ एनजीओ है जो हर साल कंट्रीज की लिस्ट निकालता है जो इंडिया पैसिफिक में सबसे पावरफुल हैं। तो इंडिया यहाँ पे 3rd नंबर पे आया है, देखने वाले हैं। उसके अलावा कोबरा के बारे में बात कर सकते हैं। इंडिया में कोबरा की बाइटिंग के जो केस हैं दिन पर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, उसको लेकर थोड़ा सा बात कर सकते हैं। उसके अलावा पिनाका रॉकेट, छोटा सा टॉपिक है 2 लाइन का, लेकिन थोड़ा देख लेंगे। चलिए, तो बात ऐसी है कि इंडिया में एक 15 मेंबर्स का ग्रुप, ठीक है, जो कि बिलोंग करते हैं इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन से। और इसके अंडर में जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड द एडवांस स्पोर्ट्स है, इसके 15 मेंबर्स ने क्या किया, एक माउंटेन पीक जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ता है तवांग रीजन में, उसको कनकर किया है, मतलब उसके ऊपर चढ़ गए हैं। और ये जो पीक है ना, यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, ये देखिए जरा, ये पीक टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि एक तो यहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वेदर है, वो बहुत ज़्यादा इरेटिक है। अचानक से बहुत धूप हो जाती है, अचानक से बहुत हवाएं चलने लगती हैं, अचानक से बहुत हैवी स्नोफॉल हो जाता है। और कम से कम 3 किलोमीटर की यहाँ पे ग्लेशियर की लेंथ है, तो उसके ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो टेक्निकली बहुत मुश्किल है, तो बहुत ही रेयर लोग हैं जो यहाँ पे चढ़ पाए हैं। लेकिन इसके मेंबर वहाँ पे चढ़ गए। अब सवाल ये नहीं कि वो चढ़ गए, सवाल ये है कि अभी तक ये माउंटेन का कोई प्रॉपर नाम नहीं था, अननेम्ड था बेसिकली, आप ये कह सकते हो, ऑफिशियली कोई नाम नहीं था। अब इसका नाम रख दिया गया है, वो नाम रखा गया है सांग्यांग ग्यात्सो पीक, ठीक है। अब इस नाम को लेके ही पूरी कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी क्यों है? देखिए, पहली बात तो चाइना कहता है कि भाई अरुणाचल प्रदेश मेरा पार्ट है, इंडिया कहता है भाई ये तो मेरा पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है हमारा ऑब्वियसली। तो ये जो सांग्यांग गात्सो कौन थे? ये 6th दलाई लामा थे। ही वॉज बोर्न इन 1682, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के इसी एरिया में ये पैदा हुए थे। क्योंकि अरुणाचल प्रदेश के अगर आप थोड़ा सा तिब्बत वाला बॉर्डर देखोगे ना, यहाँ पे काफी तिब्बतन इन्फ्लुएंस कल्चर आपको देखने को मिलता है। अब सवाल ये है कि क्योंकि चाइना दलाई लामा को लेके काफी ज्यादा गुस्से में रहता है। वैसे भी आपको पता है कि हम जो करंट दलाई लामा थे 1959 के अंदर इंडिया में आ गए थे, जब तिब्बत का इलीगल ऑक्यूपेशन किया था चाइना ने। उसके बाद वो इंडिया से में रह रहे हैं, धर्मशाला में रह रहे हैं, और इसलिए दलाई लामा को लेके इतना सीरियस भी है, थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है चाइना काफी फालतू में। तो अब इंडिया ने अगर ये नाम रखा है ना, तो चाइना थोड़ा सा इससे गुस्से में है कि भाई ये तो मेरा पार्ट है। चाइना अरुणाचल प्रदेश को झांगनांग बोलता है अपने लोकल एरिया में, तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा आपको ये देखना पड़ेगा। तो बस आपने ये याद रखना है, ठीक है। सांग्यांग ग्यात्सो पीक कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सांग्यांग ग्यात्सो कौन थे? ये 6th दलाई लामा थे। वो आपका एग्जाम में 6th की जगह 7th कर देगा, 7th की जगह 5th कर देगा, तो इस तरह के थोड़ा थोड़ा यूपीएससी खेलता रहता है कभी कभी। 6382 मीटर इसकी हाइट है। कौन से रीजन में है? गोरीचैन रेंज में है। तो ऊपर लिखा हुआ ना, देखिए जरा, ये देखिए जरा, लिखा है गोरीचैन रेंज, ये आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पे ये पीक है, इसका नाम पहले नहीं था, अभी हम लोगों ने इसका नाम रख दिया है। अब यहाँ पे ये पड़ता है मोस्ट चैलेंजिंग क्लाइम है, हार्श कंडीशन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, मैंने आपको बता ही दिया। चाइना को तो ऑब्वियसली आपको पता ही है कि अरुणाचल प्रदेश को चाइना बोलता है झांगनांग, ठीक है। वो कहता है अरुणाचल प्रदेश तो मेरा है, ऑब्वियसली इट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। 2017 के बाद से लगातार चाइना ताइवान की चाइना जो है वो अरुणाचल प्रदेश की काफ़ी टेरिटरीज के अंदर चेंज करता रहता है, उसके नाम चेंज कर देता है, कभी कभी वीज़ा को स्टेपल कर देता है। तो बेसिकली चाइना कभी कभी ना ऐसे हमसे पंगा लेता रहता है फालतू में। तो ये थोड़ा सा एक आप रिएक्शन समझ लीजिए इंडिया की तरफ से, या उसका जवाब समझ लीजिए कि हम लोगों ने चाइना को पोक करने के लिए कह सकते हैं, या फिर एक सिंबॉलिकल जेस्चर हो सकता है कि भाई तो जब तुम इतना करते हो हमारे साथ, तो थोड़ा तो हम भी मजे ले लें तुम्हारे। तो ये 6th दलाई लामा जी के नाम पे उनको रिस्पेक्ट देने के लिए वो रख दिया गया है ना, बस इस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा हमें इसको याद रखना है। चलिए, कोंडा रेड्डी ट्राइब, बड़ा ही अनफॉर्चुनेट से एक इंसिडेंट हुआ। कोंडा रेड्डी ट्राइब में एक लेडी थी, उस लेडी का भी कुछ दिन पहले मतलब शी वॉज प्रेग्नेंट, तो हॉस्पिटल में उनका बेबी हुआ। तो 2-3 दिन हॉस्पिटल में रखने के बाद उनको
हॉस्पिटल के एम्बुलेंस ने एक जगह पे छोड़ दिया। वहां से उनको नदी पार करके 1 किलोमीटर अपने गांव में जाना था, जो कि पहाड़ी पे था। वो वीडियो काफी वायरल हो गया, क्योंकि उनके गांव में रोड नहीं है, कोई वहां पे छोटा मोटा ब्रिज नहीं है पहुंचने के लिए, सड़क नहीं है, तो जिसकी वजह से लोगों को वहां पे इस तरह की परेशानी आमतौर पे होती है। तो कोंडा रेड्डी ट्राइब के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि न्यूज में है, किसी ना किसी रीजन की वजह से तो एग्जाम में वो यूपीएससी वाले तुरंत पिकअप कर लेते हैं। तो ये हिल रेड्डीज हैं, ठीक है, हिली एरियाज में रहते हैं, गोदावरी रिवर के आसपास जो थोड़ा सा माउंटेन पड़ती हैं, वहां पे ये ट्राइब रहती है, ठीक है, एंड दे आर द शेड्यूल्ड ट्राइब। आंध्र प्रदेश में याद रखना है, थोड़ी पॉपुलेशन आपको इनकी उड़ीसा में और तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है। खासकर अगर आप बात करें वहाँ की, तो बेसिकली जो एलुरु डिस्ट्रिक्ट है और जो एलुरी सीतारामा राजू डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ज़्यादा पड़ते हैं। और पीवीटीजी हैं ये, बेसिकली शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर भी जो पीवीटीजी होते हैं, पीवीटीजी का मतलब होता है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। ये वो ट्राइबल ग्रुप होते हैं जो कि दूसरे ट्राइबल ग्रुप से ज़्यादा बैकवर्ड होते हैं, तो मोस्ट बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप्स को हम लोग पीवीटीजी का नाम दे देते हैं। अगर आप यहाँ की लैंग्वेज बात करें तो तेलुगु ये बोलते हैं जनरली शुद्ध फॉर्म में, लेकिन इनका जो एक्सेंट है वो थोड़ा सा यूनिक रहता है। एक्सोगैमस सेप्ट है यहाँ पे, मतलब वो अपना जो सोशल ग्रुप होता है उससे बाहर शादी करते हैं। पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर है यहाँ पे भैया, ठीक है, और फैमिली वैसी ही चलती है। ज़्यादातर मोनोगमी में बिलीव करते हैं, लेकिन कभी कभी जो है पॉलीगैमस फैमिली भी आपको देखने को मिलती है। मोनोगमी का मतलब ये होता है कि जब एक मर्द एक ही औरत से शादी करता है जिंदगी भर, एक ही महिला से, और उसी के साथ मैरिड रहता है, आप उस मतलब एक वाइफ जिसकी होती है मोनोगमी कहते हैं, जिसकी एक से ज्यादा वाइफ होती है उसको पोलिगमी आप कहते हो। तो यहाँ पे ज्यादातर तो मोनोगमी ही देखने को मिलती है। रिलीजन की बात करें तो अभी वैसे तो इनके अपने स्पिरिट गोड्स होते थे पहले, अभी भी हैं, लेकिन साथ के साथ इन्होंने हिंदू गोड्स को भी धीरे धीरे टाइम के साथ जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है। जो यहाँ का जो इंस्टीट्यूशन है गांव वाले लेवल पे, उसे कुला पंचायत कहा जाता है। कुल पंचायत, कुल मतलब मेरा सोशल ग्रुप जो एथनिक ग्रुप होता है, परिवार होता है, कुल पंचायत के नाम से जानते हैं। जो सरपंच होते हैं, हेडमैन होते हैं गांव के, उनको बोलते हैं पेड्डा कापू, ठीक है, पेड़ा कापू बोलते हैं। और ये बेसिकली वहाँ के पुजारी भी होते हैं उसी गांव के। शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं और जंगल के ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करते हैं, तो कुछ जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको कलेक्ट करते हैं, बेचते हैं, यूज़ करते हैं डिफरेंट तरीके से। और जवार कल्टीवेट करते हैं, जो कि यहाँ का स्टेपल फूड भी है। तो ये भी इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ट्राइब के बारे में छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई खास फेस्टिवल होगा वो, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो, लैंग्वेज कौन सी बोलते हैं वो, तो ये 3-4 चीज़ें ट्राइब के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि वो पीवीटीजी है कि नहीं है। चलिए, जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या है? तो बेसिकली अगर मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड आपको बताता चलूँ, जब जीएसटी बनाया गया था ना, जब जीएसटी पास हुआ था, उस टाइम पे ये हुआ था कि जो स्टेट्स हैं, जो कि मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स होते हैं, उनको नुकसान हुआ था, क्योंकि उनकी बहुत, अब जीएसटी तो सबके ऊपर इक्वल लागू हो गया ना भाई, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, चाहे तमिलनाडु हो, सबके ऊपर इक्वली चला जीएसटी। इसमें यह हुआ जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स थे जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनको नुकसान हो गया, इनका काफी ज्यादा रिवेन्यू लॉस हो गया। अब उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए यह प्रोविजन चलाया गया था कि भैया जीएसटी से जो कलेक्शन आएगा पैसे का, उसमें से कुछ पैसा उन स्टेट्स को दिया जाएगा जिनका रिवेन्यू कम हुआ है। इसे जीएसटी कंपनसेशन कहते हैं। यह प्रोविजन था हमारा कब तक? 2025 तक था, 5 साल के लिए था ये। लेकिन बाय 2022 तो चला गया, जब कोविड भी आ गया, बहुत सारे स्टेट्स का नुकसान हो गया, खर्चा बहुत ज्यादा हो गया कोविड 19 पेंडेमिक के टाइम पे। तो गवर्नमेंट ने इसको मार्च 2026 तक एक्सटेंड कर दिया था कि भैया हम लोग आपको पहले 2022 तक कंपनसेशन देने वाले थे सेंटर स्टेट्स को, अब 2026 तक देंगे। अब 2026 भी 1-2 साल में आ ही जाएगा। अब 2026 के बाद क्या होगा, उस कंपनसेशन का क्या होगा, उसके लिए अब ये ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक काउंसिल को सेटअप किया गया है, जो रिकमेंडेशन देंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारा सेस कलेक्ट करता है। अब देखिए जरा, 2-3 चीजें हैं यहां पे तो आपको ध्यान रखनी है। एक तो होता है सिंपल टैक्स, और भैया एक होता है सेस। जो टैक्स होता है, ठीक है, जो इसको हम आप एडिशनल टैक्स भी कह सकते हैं एक तरह से, जो टैक्स होता है, ये टैक्स मैंडेटरी है कि सेंटर जो है वो स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
फाइनेंस कमीशन हमारे पास है, वो रिकमेंडेशन देगा और उसके हिसाब से वो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जो सेस होता है इसको सेंटर कलेक्ट करता है, लेकिन स्टेट्स को नहीं देता है, क्योंकि ऐसा मैंडेट है ही नहीं। सेस सेंटर की मर्जी है, वो स्टेट्स को दे या ना दे, और बहुत बार सेस जो है वो सेंटर स्टेट्स को नहीं देता है। ठीक है, इसकी वजह से स्टेट्स को होता है नुकसान। सेंटर का तो रिवेन्यू बढ़ रहा है क्योंकि उसने तो सेस लगा दिया, सरचार्ज लगा दिया, लेकिन स्टेट्स का कम हो रहा है क्योंकि वो सेस ना तो उनको मिलता ना उनको सरचार्ज मिलता। टैक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो तो उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था जीएसटी के अंडर में, तो बहुत सारे स्टेट्स को यहाँ पे नुकसान हो गया। उसकी वजह से 10 मेंबर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाए गए हैं। भाई इसके अंदर क्या क्या होगा, उसके अंदर सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव तो होंगे ही, आसाम, गुजरात, कर्नाटक और कुछ अलग स्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। तो जैसे लग्जरी गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, डीमेरिट गुड्स हैं, ठीक है। मार्च 2022 के अंदर क्या होगा, जैसे तंबाकू है, गुटखा है, शराब है, ठीक है, ये सारे क्या हैं, वो डीमेरिट गुड्स हैं, सिन गुड्स हैं, लग्जरी गुड्स जैसे आपकी लग्जरी गाड़ियां हो गई, ये सब करके मार्च 2026 के बाद क्या होगा ये डिसाइड किया जाएगा इस काउंसिल के द्वारा जो अभी नई बनाई गई है। तो क्या क्या करना है इनको, क्या क्या काम दिया गया है काउंसिल को, ये काम दिया गया भैया जो सेस है वो कंटिन्यू रहना चाहिए, इसको हटा देना चाहिए। अगर सेस कंटिन्यू रहता है तो वो सारा पैसा सेंटर के पास जाएगा। अगर सेस को हम लोग डिसकंटिन्यू करते हैं तो इसका मतलब सरकार को फिर एडिशनल टैक्स लगाने पड़ेंगे। टैक्स किस चीज के ऊपर लगेंगे, कितने लगेंगे, कितनी ब्रैकेट में आएंगे, वो 28% में आएंगे, 12% में आएंगे, वो फिर इस काउंसिल को डिसाइड करना है। क्योंकि यूजली ये जो जैसे सिन टैक्स है, ठीक है, जैसे आपने भैया कोल के ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है, आपने टबैको पे लगा दिया, आपने सिगरेट्स पे लगा दिया, ठीक है, आपने शराब पे लगा दिया, ये जो प्रोडक्ट्स हैं हमें इसे कहीं कहीं ना सिन प्रोडक्ट्स कहते हैं, अनहेल्दी होते हैं क्योंकि ये लोग, है ना, तो उनके ऊपर जो है 28% का टैक्स है फिलहाल के तौर पे जीएसटी। मार्च 2026 के बाद में क्या होगा वो ये काउंसिल जो है वो डिसाइड करने वाली है। ठीक है, तो फिलहाल इस टॉपिक को सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में याद रखें। जब फ्यूचर में इसकी रिकमेंडेशन आएंगी ये भी 8-10 महीने के बाद, तब इसको दोबारा से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, तो प्लेटिनम जुबली मनाई गई है सेंट्रल सिल्क बोर्ड की मैसूर के अंदर, तो इसलिए थोड़ा सा न्यूज़ में था। 1948 में इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया था भाई, ठीक है, तो 75 साल होने को हैं, तो प्लेटिनम जुबली इसलिए सेलिब्रेट की गई है। जो बोर्ड के चेयरपर्सन होते हैं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, थोड़ा आपने याद रखना है। और सिल्क बोर्ड के 6 रीजनल ऑफिस हैं, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, कलकत्ता, मुंबई और न्यू दिल्ली में। काम क्या है इस बोर्ड का, वही नॉर्मल जो काम होते हैं, क्वालिटी को बेटर करना है, रॉ मटेरियल को, स्पन सिल्क फैब्रिक को इम्प्रूव करना है, मार्केटिंग अच्छी करनी है, नई नई मशीनें इंट्रोड्यूस करनी है, मतलब सिल्क इंडस्ट्री में जो भी चीज़ें हैं उनको बेटर करना है, बेसिकली वो इस बोर्ड का काम होता है। ASI पावर इंडेक्स एक इंस्टीट्यूट है, काइंड ऑफ एनजीओ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जिसका नाम है लोई इंस्टीट्यूट। ये हर साल क्या करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जो भी पावर्स हैं, ग्लोबल पावर्स हैं, उनको रैंक प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, टोटल 27 कंट्रीज हैं। यूपीएससी में याद रखना है वो क्या करेगा, इंडो पैसिफिक को चेंज कर देगा। वो यहाँ पे या तो अटलांटिक लिख देगा, या खाली इंडियन ओशन लिख देगा, या खाली पैसिफिक लिख देगा। याद रखना आपने, यहाँ पे इंडो पैसिफिक दोनों ही हैं। 27 कंट्री को रैंक किया जाता है। 2 क्राइटेरिया पे रैंक किया जाता है कंट्रीज को, पहला है रिसोर्सेज और दूसरा है इन्फ्लुएंस। रिसोर्सेज तो सिंपली भाई आपकी मिलिट्री कैपेसिटी कितनी है, रेजिलियंस क्या है, इकोनॉमिक कैपेसिटी आपकी जीडीपी क्या है, फ्यूचर रिसोर्सेज क्या हैं, वो सब आता ही है उसके अंदर। तो आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज सब आ जाता है उसके अंदर। रिलेशनशिप मतलब आपके अपने पड़ोसी के साथ रिलेशन कैसे हैं, डिप्लोमेटिक टाइज कैसी हैं, कल्चरल इन्फ्लुएंस कैसा है आपका, इन सब चीज़ों के ऊपर मिला जुला के जो है देर आर 131 इंडिविजुअल इंडिकेटर्स, जिनकी वेटेज के हिसाब से कंट्रीज को रैंक दिया जाता है। और अगर आप लोग बात करें, यहाँ पे इंडिया को 3rd रैंक पे रखा गया है। पहले पे है यूएसए, दूसरे पे है चाइना, इंडिया, उसके बाद जापान, और फिर ऑस्ट्रेलिया ने खुद को ही रख दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपने याद रखना है इसमें। चलिए, मोनोक्लैड कोबरा, तो ये कोबरा है भाई, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और साउथ एशिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा कोबरा पाया जाता है। अब म्यांमार में, थाईलैंड वगैरह में कहीं जाएं, इंडिया में खासकर सेंट्रल इंडिया में, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खूब कोबरा पाए जाते हैं। वैसे तो थ्रू आउट इंडिया ही पाए जाते हैं। तो कोबरा का जहर बड़ा खतरनाक होता है। अगर बहुत जल्दी से आपको हॉस्पिटल ना पहुंचाया जाए और अगर आपको दवाई ना दी जाए तो फिर भाई
मृत्यु तय मान लीजिए आप लोग, ठीक है। तो इसकी बाइटिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, इसी वजह से ये आइडिया है कि एंटी वेमनस जो ड्रग्स होती हैं, जो दवाइयां होती हैं, जो इंजेक्शन होती हैं, वो लोकल हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोवाइड करवाई जाएं। लेकिन ये रीजन स्पेसिफिक होता है। अब जो मुंबई के अंदर कोबरा है और जो आपको मणिपुर में कोबरा मिलेगा, है तो दोनों कोबरा ही, लेकिन उनका जो जहर है वो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। तो मणिपुर के आदमी को जो एंटी वेमनस लगाया जाएगा, इट्स बेटर कि वो वहीं के सांप से लिया जाए। देखो, जो एंटी वेमनस जो ड्रग्स होती हैं या इंजेक्शंस होते हैं, वो उसके जहर से ही बनाए जाते हैं बेसिकली। तो रीजन स्पेसिफिक, पॉपुलेशन स्पेसिफिक एंटी वेमनस दवाइयां बनाई जाएं, इंजेक्शंस बनाए जाएं और उसको अलग अलग हॉस्पिटल्स में अवेलेबल करवाया जाए, ताकि जो डेथ हो रही है खासकर मानसून के टाइम पे बहुत ज़्यादा ही हो जाती हैं, क्योंकि वेजिटेशन बढ़ जाती है, सांप वगैरह बाहर आ जाते हैं, क्योंकि इनके बिल में पानी भर जाता है, तो वो काटने लगता है बेसिकली। उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा आपने इसको याद रखना है। तो ये मोनोक्लेड कोबरा जो है इसका नाम है, और साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है, फॉरेस्ट ग्रासलैंड में पाया जाता है, लीस्ट कंसर्न है। और हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, यहाँ के शेड्यूल 2 के अंदर रखा गया है। दिन में ज़्यादातर एक्टिव होता है ये, कभी कभी रात को भी हो सकता है, अगर गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही हो, बाहर थोड़ी ठंडी हो, अंदर गर्मी हो, लेकिन रहता है। तो इसका ये जो फन होता है, बेसिक हुड बोलते हैं इसको, ये कभी कभी डिफेंस के लिए यूज़ करता है ये। और ये स्प्रे भी कर सकता है भाई, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सांप के काटने से ही जहर जाए। ये क्या करता है, स्पिट भी करता है। कई बार लोग गुटखा तंबाकू खाते हैं, वो लोग ऐसे स्पिट करते हैं ना, एकदम वो कोबरे जैसे ही होता है वो भी। तो ये किसी की आंख में चला गया, आपकी बॉडी में चला गया, आपके माउथ से, नाक से, किसी तरह से बॉडी में चला जाता है, हमारे ब्लड के अंदर चला जाता है, और उसके बाद ये हमारी रेस्पिरेटरी जो पूरा ऑर्गन होते हैं उनको अटैक करता है, और आपको सांस आना बंद हो जाती है, और आप बोल नहीं पाओगे, आप सुन हो जाओगे, सांस नहीं आएगा, ऑक्सीजन हमारी बॉडी ले नहीं पाएगी, और हमारे जो ब्लड में ऑक्सीजन है वो हमारे ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाएगी भाई, तो उस वजह से डेथ हो जाती है। चलिए, पिनाका रॉकेट, ये देखिए जरा, ये पिनाका रॉकेट हैं, और बेसिकली क्या है, एक इंडिजेनस पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम को हम लोग अपग्रेड कर रहे हैं ताकि इसकी रेंज को बढ़ाया जा सके। फिलहाल जो इसकी रेंज है वो 300 किलोमीटर है, लेकिन जो अंडर डेवलपमेंट ही चल रही है बेसिकली ये तो, लेकिन इसकी रेंज को हम लोग 300 से 500 किलोमीटर तक लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये पिनाका जो मिसाइल सिस्टम है, वो रॉकेट लॉन्चर वाला पूरा सिस्टम है, ये बहुत ही एडवांस है, क्योंकि आप इसको एक ट्रक के ऊपर फिट कर सकते हो, तो बहुत फ्लेक्सिबल रहता है। जब लड़ाई वगैरह होती है तो आप इसको किसी भी रोड वगैरह से कहीं पे भी सेटअप कर सकते हो। और ये जो मिसाइल लॉन्च करता है वो दोनों तरह की हो सकती हैं, अनगाइडेड भी हो सकती हैं, गाइडेड भी हो सकती हैं। अनगाइडेड तो वो वाली होती है कि एक बार आपने लॉन्च कर दिया और उसके बाद फिर वो अपने आप ही जाएंगे, टारगेट को हिट करेंगी। गाइडेड वाली वो होती हैं जो कि कंप्यूटर से या किसी प्रोग्रामिंग से, किसी चिप से थ्रू आउट जो उनका रूट होता है उनको गाइड करता है कि कहाँ पे आपको हिट करना है। तो जो गाइडेड मिसाइल होती है ना, इनका जो टारगेट हिटिंग जो रेट होती है वो ज़्यादा बेटर होता है बेसिकली। तो वो हम लोग डेवलप करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। उसके अलावा फाउंडेशन कोर्स की अगर बात करें, 2000 जो बच्चे 2025 में अटैम्प्ट देना चाहते हैं, इवन 2026 के लिए भी अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, और बढ़िया क्लासेस होती हैं एकदम ज़बरदस्त। और जूम ऐप से जो है क्लासेस आपकी ली जाती हैं प्रॉपर, हमारा एक अपना जो ऐप है वहाँ से आप लॉगिन करते हो, तो लाइव क्लासेस वहाँ पे होती हैं, पूरा फैकल्टीज़ के द्वारा पूरा डिक्टेशन दिया जाता है, हर चीज़ एक्सप्लेन की जाती है। डाउट ग्रुप्स हैं, आप अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, लाइव क्लास में भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपके साथ 1 टू 1 मेंटरिंग भी मिलता है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी मिलती है, और सेपरेट सप्लीमेंट्री नोट्स आपको दिए जाते हैं, तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है बेसिकली। तो अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना ही है, और वैसे मैं मान के चलता हूँ कि जो बच्चे हमारा ये देख रहे हैं, प्रेप पॉइंटर्स या डीएनए देख रहे हैं हमारा, वो यूपीएससी प्रिपरेशन तो करते ही हैं, या तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर कहीं से कोचिंग या गाइडेंस लेने का सोच रहे होंगे। तो अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते हो, टाइम सेव करना चाहते हो, तो हम अपना फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। मैं भी वहाँ पे क्लासेस लेता हूँ, ज्योग्राफी की कुछ और क्लासेस लेता हूँ, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और ये नंबर आपको जो दिया हुआ, आप इस पर आराम से कॉल कर सकते हैं, वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।